ध्यान से सुनना और समझना, सारे डाउट क्वेश्चंस भी, और नोट डाउन करना प्रॉपर्ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 29.21 9.21 ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, नोट करना इस चीज को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड from a point 200 meter above a lake, from a point 200 meter above a lake is 30 degree, is 30 degree। ये नोट किया सबने? ठीक है, तो इस लाइन में लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर अबोव अ लेक। तो अभी तक, अभी और बचा है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो मैंने समझा क्वेश्चन को पढ़ के, उसके हिसाब से एक डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये लेक हो गया, यहां पर एक पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट जो है ये लेक से कितना ऊपर है? 200 मीटर ऊपर है, और इस पॉइंट से यहां पर एक क्लाउड है। तो क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो जो आपने पहली लाइन लिखी और जो मैंने डायग्राम बनाया, ये समझ में आया? लेक से 200 मीटर ऊपर पे एक पॉइंट, वहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, लिखना आगे, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, of reflection of the cloud in the lake is 60 degree, in the lake is 60 degree, full stop। Find the height of the cloud, find the height of the cloud from the surface of the lake, find the height of the cloud from the surface of the lake। नोट डाउन कर लिया? यहां तक सबने लिख लिया ना? तो पहली लाइन पढ़ के मैंने ये फिगर ड्रॉ किया था, ये समझ में आ गया था सबको? ये लेक है, वहां से 200 मीटर ऊपर पे एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। उसके बाद जो आपने लिखा है, क्या लिखा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। तो ये जो क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन कहां पर बनेगा? इस लेक में बनेगा। कैसे बनेगा? जितना ऊपर क्लाउड है उतना ही नीचे क्या बनेगा? उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्लाउड इस जगह पे ले रहा हूं तो उसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली उतना ही नीचे बनेगा इस जगह पे। और जब इसकी तरफ हम देख रहे हैं तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। क्या ये फिगर सबको समझ में आया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा एक दो क्वेश्चन आरडी शर्मा बेबी है, फिशिंग से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है वो। ठीक है, मैं एग्जैक्टली भूल गया वो क्वेश्चन, लेकिन वो फिशिंग टाइप का कुछ क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर? ओके। अब आपको क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है, आपको इस क्लाउड की हाइट पूछ रहा है, कहां से? लेक के सरफेस से, मतलब ये वाली हाइट आपको निकालनी है। ओके, तो फिगर सबका ड्रॉ हो गया। अब सबसे पहले ना हम यहां पर कुछ मार्किंग कर लेते हैं। देखो मार्किंग कैसे, क्या क्या कर रहा हूं समझना। सबसे पहले ये वाली हाइट जो है यहां से यहां तक की, ये भी कितनी हो जाएगी? 200 मीटर्स। ठीक है, यहां से यहां तक की जो हाइट है, इस हाइट को हम ले लेते हैं x। यहां तक क्लियर हो गया? अब मेरा ये क्वेश्चन है, क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये वाली हाइट कितनी होगी? यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की हाइट x + 200 होगी, क्योंकि अगर ये लेक के सरफेस से जितना ऊपर क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन भी उतना ही नीचे बनेगा। जैसे आप मिरर से जितने डिस्टेंस पे होते हो, आपका मिरर पे इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पीछे दिखाई देता है। बस ऐसा ही सिचुएशन है। क्या ये समझ गए सभी? ओके, हाँ।
नहीं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, अगर ये सब मेंशन कर ले रहे हो प्रॉपरली तो वो लिख सकते हो। लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, लिखना है लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा अगर फिगर प्रॉपरली बनाया है तो। ठीक है, अब इसमें ना हम मार्किंग कर लेते हैं, जैसे ये वाले पॉइंट को ए, ये वाले पॉइंट को बी, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं डी, इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं ई, और इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं हम एफ। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके अब सबसे पहले, अच्छा मैंने ये वाला लेंथ आपको बता दिया था ना, कितना होगा ये 200 प्लस एक्स, तो इसको भी मार्क कर लो 200 प्लस एक्स। ओके, अब प्रॉब्लम ये जाता है, आप क्वेश्चन इतना पढ़ के तो समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और उसमें यूजुअली हम ट्राइंगल लेते हैं और एंगल्स वगैरह मार्क करते हैं। तब ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा ट्राइंगल ले, तो ऐसा ट्राइंगल जिनके एंगल्स हमें गिवन हो। तो बताओ कौन से ट्राइंगल लेना चाहिए, यहां पर देख के एक बार। सबसे पहले आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्योंकि उसका एक एंगल आपको कितना गिवन है 30 डिग्री। क्या ये क्लियर? लेकिन इसका परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है एक्स, बेस आपको पता है क्या, वो भी नहीं पता। तो बेस को हम यहां पर क्या अज्यूम कर लेते हैं y, तो इसको बेस को ले लो y। अब यहां पर मेंशन करो इन ट्राइंगल एडीई, इन ट्राइंगल एडीई। अब ट्राइंगल एडीई में अगर, हाँ मैं ए मेंशन नहीं किया ना, इन ट्राइंगल एडीई। अब जो ट्राइंगल एडीई है इसमें हम परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहते हैं, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, tan। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा x, बेस की जगह पे क्या आ जाएगा y, और tan थीटा के प्लेस पे कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को, तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा √3x इज इक्वल्स टू वाई। तो यहां पर आपको x और y के बीच में एक रिलेशन मिला, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद आते हैं, अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले, पहला ट्राइंगल तो समझ में आया, सेकंड ट्राइंगल। सारे बच्चे सामने देखो और बताओ कौन सा, ए डी एफ, ए डी एफ, क्योंकि उसका एंगल हमें गिवन है, कितना गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर मैं एडीएफ वाले ट्राइंगल को हाईलाइट करता हूं। ये हो गया मेरा ट्राइंगल ए डी एफ। अब इस ट्राइंगल का बेस हम कितना लेंगे y, इसका परपेंडिकुलर कितना होगा देख के बताओ 400 प्लस एक्स। गुड, सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, तो अब यहां पर मेंशन करो नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए डी एफ। अब अगेन यहां पर परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या आएगा बोलो फिर से 400 प्लस एक्स। ये सबको समझ में आया 400 प्लस एक्स कैसे आया? सिद्धि क्लियर है? अपॉन बेस, बेस की जगह पे क्या लेंगे, बेस की जगह पे क्या लेंगे, ये बेस की जगह पे y लेंगे ना, क्योंकि मेरा ये पूरा ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है मेरा, तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा बेस, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा y, तो यहां पर अपॉन y। और tan थीटा है ना, तो थीटा की जगह पे क्या लेंगे 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यही बोल रहे थे वैभवी। तो यहां तक पुट करो सब, तो ये हो जाएगा 400 प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा √3। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब क्या करेंगे, डालेंगे ना, हड़बड़ा क्यों रहा है, रुक जा अभी, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3y। क्या ये क्लियर हो गया? अब y की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे √3x, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स। तो 400 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 3x। ये x को उठा के इधर भेजो,
तो 400 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x माइनस x। तो 400 इज इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आई 200। x की वैल्यू 200 मतलब कि ये वाली जो हाइट है यहां से यहां तक की हाइट है वो कितनी है 200 प्लस ये भी कितना हो गया 200। तो जो क्लाउड है वो लेक के सरफेस से कितने ऊपर है 400 मीटर्स। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके, सो कंप्लीट कर लो इसका फाइनल सॉल्यूशन। हेंस द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज 400 मीटर्स। जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं और जो डाउट्स है उसके बता देता हूं। अब अगर आप पूछते हो कि इस क्वेश्चन के आने का कितना परसेंट चांस है, तो मैं बोलूंगा कि स्टैंडर्ड में आने का इसका चांस है 50% और बेसिक में इसका आने का चांस है 20%। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंटली आया, रेयरली आया है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन, इसमें डेटा बदल के ये वाला, ये 3 मार्क्स का, हाँ 3 मार्क्स का पूछ सकता है। सरफेस अभी x की वैल्यू जो हमने निकाली है ना वो उस पॉइंट से हाइट है, लेकिन लेक से जो हाइट होगी वो 200 प्लस 200 मतलब कितना हो जाएगा 400। तो इसलिए फाइनली आप ऐसा लिखोगे, हेंस द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम लेक is equals to x plus 200 that is equals to 400 meters। ओके, हो गया। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। मैं दोबारा इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे या नहीं एक बार चेक कर लो, और सारे बच्चे इसको ना घर जाके दोबारा ट्राई करके देख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो मुझे 2 क्वेश्चन पूछा था श्रेया ने वो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनना। जिसमें एक क्वेश्चन तो हमने कभी ना कभी पहले क्लास में जरूर किया है, पहले उसको मैं बता देता हूं। तो लिखो, इफ pth term of AP is Q and qth term of AP is P। सुना है कि नहीं ये क्वेश्चन? ठीक है, फाइंड इट्स nth टर्म, फाइंड इट्स nth टर्म। और मैं एक इंस्ट्रक्शन में बता दूं सबको क्लियरली। देखो क्या होता है, एक स्टूडेंट टेंडेंसी होती है, पता है, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों की आंसर शीट चेक करके वो मैं समझ चुका हूं, और लगभग सबकी वही रहती है कि पार्शियल लिसनिंग की आदत होती है, सेलेक्टिव लिसनिंग जिसको बोलते हैं। पूरा नहीं सुनते हो सारी चीजें तुम लोग। CF कैसे निकालना है, कैसे स्टेप परफॉर्म करना है, मैं बार बार बताता हूं, लेकिन पूरा नहीं सुनते हो। अभी तक जो गलती कर दी उसको छोड़ दो, लेकिन अब अगर मैं जो बता रहा हूं उसको एकदम फॉलो करो। कोशिश करो कि एक क्वेश्चन अगर एक बार मैं बता रहा हूं तो जल्दी समझो, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, सारे बच्चों को बोल रहा हूं मैं, तो ध्यान से सुनना। यहां पर क्या लिखा है, pth टर्म ऑफ AP इज Q एंड qth टर्म ऑफ AP इज P। अब ये pth और qth टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म जो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो उससे रिलेटेड है। तो nth टर्म an का क्या फॉर्मूला होता है AP का, बताओ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म ऑफ AP। ये क्लियर सबको? अब अगर इसमें pth टर्म बोल रहा है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा। तो pth टर्म क्या बन जाएगा, a सबस्क्रिप्ट p इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया pth टर्म। और pth टर्म की वैल्यू इसमें कितनी है बोल रहा है, q। तो इस पूरे की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, q। तो इसको इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, q, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करेंगे। क्या ये समझ में आ गया सबको? अभिनव, क्या ये समझ में आया? nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, और इसमें हमने pth टर्म के लिए n की जगह पे p डाला और ये लिख लिया। अब अगर समझ में आया तो सेकंड चीज के लिए आप इक्वेशन बता सकते हो।
कि इसका क्यूएथ टर्म क्या है, पी है, तो क्यूएथ टर्म को किससे डिनोट करेंगे, ए सबस्क्रिप्ट क्यू से, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी है, पी है, और इस चीज को हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है क्या सबको, अक्षांश समझ में आया? तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का, nth टर्म। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है, मैंने टेस्ट में भी nth टर्म टाइप का क्वेश्चन दिया था इन लोगों का जब टेस्ट लिया था। तो nth टर्म का मतलब होता है an। कई बुक में या कई जगह nth टर्म को tn से भी शो किया जाता है। t स्टैंड्स फॉर टर्म और n उसकी पोजीशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, अभी हमने लिखा क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर कभी भी nth टर्म बोलता है ना तो आपके आंसर में n आएगा, समझ रहे हो ना, आंसर n के टर्म्स में आएगा। तो यहां पर आपको किन दो चीजों की वैल्यू चाहिए, a और d की। क्या ये क्लियर हो गया? अब वो a और d की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, अगर मुझे a और d निकालना है, ठीक है, मतलब मेरे पास यहां दो अननोन है, a और d, दो वेरिएबल मान लो, और दो इक्वेशन है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप का हो गया केस। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, वो सब मेथड होते हैं, जिसमें एलिमिनेशन इसमें तुरंत लग जाएगा। कैसे लगा सकते हैं, दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो अगर माइनस करेंगे तो यहां पर नीचे वाली इक्वेशन ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव, राइट साइड वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब बताओ नीचे में क्या आएगा, ये प्लस से और माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां पर इसको माइनस करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सुनो ध्यान से, ये वाली टर्म पूरी की पूरी लिख दो, p माइनस वन इंटू डी, है ना, और माइनस, ये माइनस हो चुका है तो लगा दो माइनस, फिर ये टर्म पूरी लिख दो, तो क्या हो जाएगा, ये q माइनस वन इंटू डी। क्या ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा इस टर्म को? राइट साइड में बताओ क्या होगा, p माइनस क्यू की q माइनस p, q माइनस p, ये हो जाएगा q माइनस पी, ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव, नीचे वाला टर्म क्या है, नेगेटिव। फिर क्या हो जाएगा, देखो यहां दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, d, और d कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ठीक से बताओ देख के, p माइनस वन माइनस ब्रैकेट के अंदर q माइनस वन, और उसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है, सॉल्व करो आगे। हाँ, तो इधर पे ये हो जाएगा p माइनस वन माइनस, इधर पे हो जाएगा q माइनस वन, और राइट साइड में आ जाएगा q माइनस पी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करो, बताओ क्या आएगा। फिर d की वैल्यू भी निकाल के बता। ब्रैकेट खुलेगा तो कुछ कटेगा, प्लस वन माइनस वन कट रहा है कि नहीं, चेक करो। ये हो गया p माइनस वन, ये हो गया माइनस क्यू प्लस वन, और इधर पे हो जाएगा q माइनस पी। फिर उसके बाद ये दोनों टर्म कट जाएगी, तो d अंडर ब्रैकेट इधर पे क्या बच जाएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू इधर पे क्या बचा, q माइनस पी। चेक करो यहां तक सबको आया क्या? अब इसके बाद क्या ये दोनों को काट सकते हैं? कैसे कटेगा, कितने बच्चों को पता है कि d की वैल्यू उसके बाद कितने लोग निकाल सकते हो? d की वैल्यू कौन कौन निकाल सकता है इसके? कोई भी नहीं? शॉकिंग है यार, ये तो बहुत। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में, ये वाला स्टेप तो ये सही बता रहा है। तो यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड में भेजता हूं तो क्या आ जाएगा, q माइनस पी अपॉन में क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू। क्या यही d की वैल्यू या और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ, यही होगा पक्का। हम इन दोनों को क्यों नहीं काट सक रहे हैं, ये रीजन बताओ। क्योंकि ये q माइनस पी है और ये क्या है, p माइनस क्यू। अगर अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा, माइनस कॉमन निकालने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है ना। तो ये जो माइनस पी है वो क्या बन जाएगा, प्लस पी, जो प्लस क्यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, p माइनस क्यू। समझ में आएगी नहीं ये चीज?
अब क्या होगा, ये p माइनस क्यू और ये p माइनस क्यू कटेगा, तो क्या बचेगा बताओ अब d -1। तो ये वाला आना चाहिए भाई, ये वाला तरीका सिंपल है, समझ गए ना सभी ये। अब d की वैल्यू मिली है, लेकिन हमें एक और वैल्यू चाहिए, वो क्या चाहिए, a। तो a निकालने के लिए अब क्या करोगे बताओ तो, इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू डाल दोगे और फिर a मिलेगा। चलो ठीक से निकाल के बताओ a क्या आएगा। अभिनव समझ में आ रहा है, सॉल्व कर जल्दी, थोड़ा स्पीड करो सब। तो ये d का वैल्यू कौन से इक्वेशन में डाल रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहे हो, मान लो इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या था, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या था, q। तो d की जगह पे -1 डालेंगे, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, q। चेक करो ये क्लियर हो गया सबको। फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा a। अब ये -1 जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या बनेगा, -p+1 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, q। अब इन दोनों को वहां पर भेज दो, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q प्लस p-1, ये आ जाएगी a की वैल्यू। क्या ये सबको समझ में आया, पक्का। अब हाँ बता कपिल, यहां से नहीं आया। देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये था ना मेरे पास, a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। वहां पर मैंने d की जगह पे क्या रख दिया है, -1। अब -1 ना इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -p बनेगा, ये +1 बन जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखा है। अब मुझे चाहिए a का वैल्यू, तो इसलिए मैंने -p को उधर भेजा तो वो बना +p, +1 को उधर भेजा तो -1। तो हमें मिल गया a। और दो चीजों की जरूरत थी हमें, a और d। अब क्या करना है, अगला स्टेप तुम लोग बताओ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था एक्चुअल में क्वेश्चन में, nth टर्म। nth टर्म मतलब an फाइंड आउट करना था, और an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला। इसमें a और d की वैल्यू जो तुमने निकाली है पुट कर दो, पुट करो a और d की वैल्यू। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, q प्लस p-1, सॉरी सॉल्व करो आगे। ये a की वैल्यू है, ये d की वैल्यू ना, क्या हो गया इसके बाद, -n+1, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, p प्लस क्यू माइनस n। ये क्या आ गया आपके पास, nth टर्म। क्या ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले किया है या सिमिलर क्वेश्चन किया है, तो एक बार देख लेना और कोशिश करना कि अगली बार ये बने तुम लोगों से। इस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में आने का चांस है 80%, और बेसिक में 40% बोल सकते हो। ये आएगा तो 3 मार्क्स का ही आएगा, हाँ स्टैंडर्ड बेसिक जिसमें भी। इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हटा दो इसको मैं। अब देखो ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन समझ लो, mth टर्म nth टर्म, ये इस टाइप का भी बोल सकते हो उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहां पर, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नोट करो। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, और यह इक्वेशन गिवन है
4x² माइनस 4ax प्लस a रेस टू पावर 4 माइनस b रेस टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। श्रेया जो तुमने भेजा उसमें a लिखा हुआ है, लेकिन वो a नहीं, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, a दिख रहा है, या तो हो सकता है मुझे a दिख रहा हो, लेकिन वो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आरडी में ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से समझना, सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसमें बस आपको क्या ध्यान देना है, ये किसका क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का, समझे कि नहीं पहले ये बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये कौन से मेथड से बनेगा, तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि स्प्लिटिंग से ट्राई करें। स्प्लिटिंग से ट्राई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते, यही करते हैं पहला स्टेप, और abc आइडेंटिफाई करते। तो यहां पर अगर कंपेयर करोगे तो बताओ a की वैल्यू क्या आएगी 4, b की वैल्यू क्या आएगी -4a, और c की वैल्यू क्या आएगी a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, यही टर्म आएगी। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, एक मिनट ना, इसमें a² तो नहीं है, एक बार मैं वेरीफाई कर लूं, नहीं a बस है। ठीक है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम a इंटू सी निकालते हैं, यही करते हैं a इंटू सी। मुझे ना ये क्वेश्चन में ये भी एक करेक्शन लग रहा है, ये a² वाली टर्म होनी चाहिए थे, कहां से निकाला ये वाला क्वेश्चन, वो a² होना चाहिए, a²। चलो मैं 2-3 स्टेप सॉल्व करता हूं, फिर उसके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पर a इंटू सी, ये प्रोडक्ट निकालते हैं। तो a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू a रेस टू पावर 4 माइनस b रेस टू पावर 4। एक बार चेक करो, ये समझ में आ गया, a इंटू सी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 4 एज इट इज रहा, ये जो a रेस टू पावर 4 माइनस b रेस टू पावर 4 है, इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मना ही इधर ध्यान दो, कैसे लिख सकते हैं इसको, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, क्लास 9th में पढ़ते थे। a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी मतलब a² प्लस b², और a माइनस बी मतलब a² माइनस b²। क्या ये समझ में आ गया? अब इसको ना ऐसे दो फैक्टर लेते हैं जिनका एडिशन किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो देखो, एक फैक्टर को मैं ये 4 को भी दो पार्ट में तोड़ता हूं, तो लिखता हूं 2a² प्लस b², पहला फैक्टर, इनटू दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा 2a² माइनस b², ये दूसरा फैक्टर। अब ये वाला दो पार्ट में अगर मैं स्प्लिट करता हूं, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने पे 2a² और 2a² ऐड होके कितना बन जाएगा 4a², और ये 2b² और माइनस 2b² ऐड होके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया ये चीज? दैट्स वाई यहां पर जो टर्म है, ये टर्म क्या आनी चाहिए, a² वाली टर्म आनी चाहिए। और एक और चीज, यहां पर b की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, और क्वेश्चन में a रेस टू पावर 4 है। ओके एक बार ना क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, मेरे ख्याल से ने +4a² होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आरडी में है, एक बार मैं चेक करके बताऊंगा। फिलहाल इसको ना पॉजिटिव लेके सॉल्व करो, ठीक है, +4a², और उसके बाद फिर देखते हैं। तो मिडिल टर्म यहां पर किसमें स्प्लिट हो जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। तो अगर मिडिल टर्म को इसमें स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस, देखो ये किसमें स्प्लिट हो रहा है, कौन से दो पार्ट में, एक टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ये वाला। तो क्या बनेगा, ये 2 अंडर ब्रैकेट a² प्लस b² इंटू एक्स, और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा +2 अंडर ब्रैकेट a² माइनस b² इंटू एक्स, प्लस ये हो गया a रेस टू पावर 4 माइनस b रेस टू पावर 4। इसको ऑलरेडी आपने यहां पर फैक्टराइजेशन किया हुआ था,
तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन। अब पेयर बनाओ, फर्स्ट पेयर और ये हो गया सेकेंड पेयर। देखो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकल रहा है, यहां पर 4 है और यहां पर 2 है, मतलब क्या कॉमन निकल जाएगा 2। यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है, तो क्या कॉमन निकल जाएगा एक्स। तो इस जगह पे क्या बच जाएगा, एक 2 और एक एक्स, और यहां पर 2 और एक्स दोनों निकल चुका है, तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर वे पे सेकेंड वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन निकलेगा, ये वाली टर्म कॉमन निकल जाएगी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म, और यहां पर क्या बच जाएगा 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब ये दो फैक्टर जो है इन्हें निकाल लो कॉमन, 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, अगर ये कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा 2x प्लस ये वाली टर्म, 2x प्लस अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार इस टर्म को इक्वल टू 0 करो, एक बार इस टर्म को, आपको x की दो वैल्यू मिल जाएगी। जब इसको इक्वल्स टू 0 करोगे तो 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और जब इसको करोगे तो 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी माइनस अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये आएगी x की दो वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और एक दो क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस। कौन सा, ये वाला स्टेप। देखो ये स्टेप क्या करते हैं हम, a इंटू सी का जो प्रोडक्ट निकालते हैं ना, उसको फैक्टराइज करते हैं। ऐसे फैक्टर लेते हैं जिनको ऐड करने पे वो किसके इक्वल है, b के। तो यहां पर इन दोनों को ऐड करने पे ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कटेगा, और 2a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4a स्क्वायर। दैट्स वाई ये जो मिडिल टर्म x वाली थी उसको मैंने इन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। एक पार्ट ये वाला हो गया, दूसरा पार्ट ये वाला हो गया। जब दोनों टर्म्स ऐड होंगे तो आपको फाइनली ऐड होने का 4a स्क्वायर ही मिलेगा, फिर उसके बाद कॉमन निकाला है। ये क्वेश्चन बेसिक वाले बच्चों के में आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के में ये क्वेश्चन आ सकता है, और आएगा तो 4 मार्क्स के लिए चांसेस है। ठीक है, उसको केस स्टडी में बना सकता है ये। हाँ, क्योंकि ये स्प्लिट करने का जो तरीका है वो सोचना पड़ता है ना, इतना आसान नहीं है वो। ओके, हो गया, इसको हटा दो फिर मैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवीजन। तो हेडिंग डाल लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आने वाली 2-3 क्लासेस में हम पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं अच्छे से। तो मैं एक चीज बता दूं, जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, तो एक बार मैं कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी पूरा आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो मैं बिल्कुल यहां पर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो एक वीक इस सैटरडे तक अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद सैटरडे को ही आपको इसका टेस्ट देना रहेगा। ठीक है, पहले क्लास फिर उसके टेस्ट, जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स के साथ किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और बहुत चांस है कि केस स्टडी का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो, तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? ओके, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2, अगर ये कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है जिनको a और b मान लिया जाए, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है d, ये निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है? नहीं, एक सेकेंड, जिससे पूछूंगा वो बताना। कितनों को पता है वो हाथ उठाओ। सिद्धि नहीं पता है, पीछे अभिनव नहीं पता, देवेश नहीं पता है क्या? हाँ, तो इधर सुन लो एक बार। अबे तेरे को भी नहीं पता? हाँ, क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 y1 और x2 y2 क्या है, समझ गए ना सभी? अब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम पहले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे दूसरा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड देखो, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये ईयर 2020 हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। तो चलो सॉल्व करके बताओ क्या ये अप्लाई कर पाते हो कि नहीं।
डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। अप्लाई करो और दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के बताओ। नहीं देख रहा तो जूम कर देता हूं, ये लो। x2 माइनस x1 मतलब कि -2√5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 0 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। क्या क्या आप लोग ये वैल्यू सही पुट कर रहे हैं? एक बार देख लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये माइनस करने पे तो इतना ही आएगा और स्क्वायरिंग करने पे, नेगेटिव का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, 4, और √5 का स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, 5। क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में प्लस इसमें भी जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। चेक कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, √5 4 20 प्लस 20, तो रूट कितना आ जाएगा, ये 40। √40 को और कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 10, तो यस आंसर आ जाएगा 2√10। तो ये कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्या ये समझ गए? तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला पे डायरेक्ट चांस है 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके चलो नेक्स्ट, अभी सेक्शन फॉर्मूला का है तो अभी हम उसका नहीं, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखते हैं और कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला से बन सकता है। तो क्या ये वाला क्वेश्चन बन सकता है क्या? नहीं ये तो नहीं बन सकता। और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला के ही ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था ईयर 23 में। तो एक बार चेक करो क्या ये क्वेश्चन में आप सही बना सकते हो या नहीं। बना लोगे? चलो 2 मार्क्स। अब खुद को इवेलुएट करो, क्या आप 2 मार्क्स ला सकते हो ये फॉर्मूला सीखने के बाद या नहीं। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछना। किसी को समझाना है क्वेश्चन? कपिल शर्मा तू अपना शो कहीं और दिखाना, पहले इस पे ध्यान। ठीक है तो एक बार ये क्वेश्चन सबने पढ़ लिया क्या? अब ऐसा होगा कि 50% बच्चों को नहीं पता कि क्या करना है ना ऐसा प्रॉब्लम? तो पूछो मुझसे, ठीक है। तो समझो इधर यहां लिखा है शो दैट कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स किसके वर्टाइसेस हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो इसमें क्या क्या चीजों का मतलब नहीं पता। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब पता है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। वर्टाइसेस का मतलब पता है, ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या क्या गिवन है, -2,3, फिर कितना गिवन है 8,3, और कितना गिवन है 6,7, आपको ये गिवन है। अब मुझे ये नहीं पता कि राइट एंगल ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला, मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया। समझ गए ना? अब इस वाले पॉइंट को ए मान लो, इस वाले पॉइंट को बी मान लो, और इस वाले पॉइंट को क्या मान लो, सी। अब ये राइट एंगल तब होगा जब इसमें क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब किसी ट्राइंगल की एक जो बड़ी साइड है उसका जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तीनों साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ए बी बी सी और सी ए। क्या ये समझ में आया क्या करना है? तो ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला। बीसी की लेंथ कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला। सीए की लेंथ कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तीनों की लेंथ निकालो। हाँ ये पक्का 100%, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है हर।
अब वो स्टैंडर्ड या बेसिक पता नहीं, मैं पूरा मिक्स कर चुका हूं, लेकिन दोनों में आता है, ये दोनों में आ सकता है। कई क्वेश्चन स्टैंडर्ड के ज्यादा इजी हो जाते हैं और बेसिक के टफ हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, पूरा सॉल्व करो। और जल्दी करो, ऐसा टाइम पास नहीं करना, फटाफट। पास हो गया, तीनों निकल गया। ओके, अब अगली बार से ना तुम लोग क्या करोगे, जिनका जल्दी बन जाता है वो लोग बुक लेके आओगे और बुक के पैरेलली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समझ गए ना? कोऑर्डिनेट बुक है ना तेरे पास? पैरेलली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस बुक से सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। श्रेया बुक है, लेके आना है, उसको सॉल्व करना चालू कर देना है। ठीक है, हाँ तो ए बी निकालने में प्रॉब्लम है क्या भाई? इधर देखो, हर क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो मजा नहीं आएगा ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो देखो 8 माइनस ऑफ -2। अब कई बच्चे यहां गलती करेंगे, ये माइनस और ये माइनस को भूल जाएंगे या अवॉइड कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, चेक करो। तो 8 माइनस ऑफ -2 मतलब 8 प्लस 2 हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 10, तो ये क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर। और प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। क्या ये समझ में आ गया? तो रूट के अंदर पे यहां पर कितना बचेगा? 100, रूट 100 आ जाएगा। मैं यही छोड़ देता हूँ, रूट 100 चलेगा। पता है हमें 10 होता है, लेकिन फिर भी यही छोड़ रहा हूं। ओके, बीसी कितना आ रहा है? बीसी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 6 माइनस 8 मतलब कितना होता है? -2। स्क्वायरिंग करने पे कितना बनेगा? +4, है ना? तो ये आ जाएगा 4। और 7 माइनस 3 कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 16। तो ये बन जाएगा रूट 20। चेक करो ये आया क्या? नहीं, उसको भी वहीं छोड़ दे रहा हूँ, रूट 20। मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं। सीए की वैल्यू निकालो। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? रूट ओवर 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, मतलब कितना आ जाएगा? रूट 80। आया कि नहीं? चेक करो एक बार। अब देखो सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर कितना आएगा? चेक कर लो। रूट 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। क्या ये समझ में आया? सबको क्लियर? अब बाकी दोनों साइड जो छोटे वाले, उनका स्क्वायर का एडिशन कितना आ जाएगा? तो बीसी का स्क्वायर, तो बीसी है मेरे पास रूट 20, उसका स्क्वायर प्लस सीए है मेरे पास रूट 80, उसका स्क्वायर। तो रूट 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20, और उसका स्क्वायर कितना होता है? 80। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 100। तो देखो ये कंडीशन आ रही है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। समझ गए ना? और अगर मान लो आप लोगों से नहीं बन रहा है, लेकिन आपको पता है शो दैट प्रूफ करना है, तो कुछ भी करके आपको ये दिखाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना। पता चल रहा है इसी में 15-20 मिनट लगा दे रहे हैं, नहीं मैं तो सही से बनाऊंगा। अरे कितना भी सही बना लोगे, लेकिन 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ गए ना? तो वो टाइम और मार्क्स दोनों का मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है? अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे बढ़ जाता, पूछता कि ये बताओ राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है इसका? हाँ, बी। क्यों बी बोल रहे हो बताओ? ये तो मैं पहले ही बनाते समय बोल दिया था, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं अंदाजे में। इसका ये मतलब नहीं है कि बी राइट एंगल होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल वाला वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? सी है। कैसे पता चला सी है? ए बी हाइपोटेनियस है, हमें पता चल गया। सबसे बड़ी वाली साइड क्या है? हाइपोटेनियस होती है। तो ए और बी अगर हाइपोटेनियस है, तो जो सी वाला वर्टेक्स है वो क्या होगा? राइट एंगल वाला वर्टेक्स होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है? 6,7। ओके, अब ये बताओ कितने बच्चों ने ये सही बनाया और 2 आउट ऑफ 2 मिल रहा है? ओके ठीक है। और अब समझने के बाद ये और कितने बच्चों को मिल जाएगा? ये सही बन जाएगा? बन जाएगा ना? ओके ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जो इस पे बेस्ड है। ये डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली इस पे बेस्ड है। क्या पूछा है धैर्य, बोल मेरे से। प्रूफ कैसे हुआ? देख, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये सिर्फ लगता है राइट एंगल ट्राइंगल पे। ये पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो गया। सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया। तो यहां पर लिखेंगे सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। उसका कन्वर्स क्या बोलता है, अगर किसी में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो वो ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दैट्स इट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, इसको ट्राई करो। श्रेष्ठ, तुरंत क्वेश्चन को पढ़ने पे ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन देखो बुक का नहीं है, कहीं का नहीं है। ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। क्लास 9th में जो पढ़ा हो सकता है उसका कुछ कंसेप्ट यहां अप्लाई हो रहा होगा। तो क्या ये मैं समझाऊं? नहीं समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बुक के नहीं होंगे, इधर उधर से कहीं से भी हो सकते हैं। अब उसका कंसेप्ट देखो कैसे समझना है। आपको लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। ये वर्ड समझ में आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। और वो जो ट्राइंगल है वो किससे फॉर्म हो रहा है? तो ट्राइंगल फॉर्म होता है तीन साइड से। तीन साइड से फॉर्म होता है, जिसमें एक साइड जो है वो ये वाली लाइन है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। बाकी जो दोनों साइड है वो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो पहले मैं वो ट्राइंगल का डायग्राम बनाता हूं। तो उसकी दो साइड कोऑर्डिनेट एक्सेस है, मतलब एक एक्स एक्सेस और दूसरा क्या है, वाई एक्सेस। और जो तीसरी साइड है वो ये वाली लाइन है। समझ रहे हो ना? अब ये बताओ कि ये वाली लाइन का अगर कोई भी दो पॉइंट आपको निकालना है जहां से ये लाइन पास हो रही है, तो आप कैसे निकालोगे? दो पॉइंट अगर मैं बोल दिया या दो सॉल्यूशन बोल दिया तो उसका दोनों का मतलब सेम होता है। अगर तुम लोगों को याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाऊं, क्लास 9th में अगर ऐसी इक्वेशन दिए रहती थी इज इक्वल्स टू 5, फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो कैसे निकालते थे? एक्स की वैल्यू पुट करते थे, वाई की वैल्यू निकालते थे, एक सॉल्यूशन। दूसरी पुट करते थे, निकालते थे दो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ये चीज? वैसे ही अगर मान लो मुझे इस इक्वेशन के दो पॉइंट चाहिए, कौन सी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, तो कैसे निकलेगा? तो यहां पर भी एक्स और वाई की वैल्यू रख के देखेंगे। अब कौन सी वैल्यू रखेंगे? तो सबसे आसान वैल्यू होती है यहां पर एक्स की 0 डाल दो। तो अगर मैं एक्स की जगह पे 0 डालता हूं तो बताओ वाई की वैल्यू क्या आएगी? अब ये भी नहीं बता पा रहे हो कैसे कर रहे हो? एक्स की जगह 0 डालूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो y अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब बताओ y की वैल्यू, b क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना b उधर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, b। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अब अगर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूं कि भाई ये पॉइंट तो मिल गया, लेकिन ये पॉइंट कहां पर है, कहां पर है, कौन से कोऑर्डिनेट में है, क्वाड्रेंट में कौन से, ये कहां पर है, y एक्सिस में। जिस भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता वाला पॉइंट कहां पर आता है, y एक्सिस। मतलब पॉइंट यहां पर आएगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, b। क्या ये सब समझ गए? अब एक और पॉइंट निकालो, और दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अब क्या कर दो, y की जगह पे 0 डाल दो। अब बताओ y की जगह पे 0 डालूंगा तो x क्या आएगा, y की जगह पे 0 डालूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। तो अब ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा बताओ, x एक्सिस पे आ जाएगा यहां पर, और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसका मतलब वो जिस लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो लाइन ऐसी बन रही है। क्या ये क्लियर हो गया? और जिस ट्राइंगल का एरिया निकालना है वो ये दोनों एक्सिस के बीच में और इस लाइन के बीच में है, मतलब कि वो ट्राइंगल ये है जिसका एरिया निकालना है। समझ में आया सबको? और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस अगर मैं पूछूं कितना है तो बताओ, a, और इसकी हाइट कितनी है बताओ, b। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ
a इंटू बी, तो हाफ ए बी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्या ये समझ गए? कितना कुछ जानना है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए? तो आएंगे ना, ये तो सारे तरह के क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला वाला नहीं देगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी देगा। हाँ, ये भी 1 मार्क का है। हाँ, रिलेटेड कैसे? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़े ना हमें पॉइंट्स के, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये उसमें भी पूछा जा सकता है कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी हो सकता है। हाँ, और किसी का कुछ डाउट है? कुछ पूछ रहा है क्या? ये वाला क्वेश्चन चांस है कि स्टैंडर्ड का हो, लेकिन बेसिक में भी इस लेवल के क्वेश्चंस हैं, समझ गए? तो ऐसा सोच के कभी भी अवॉइड मत करना जो भी मैं बता रहा हूं, पछताओगे नहीं। तो हर एक क्वेश्चन करना क्लास में, ठीक है। और मैं ये भी बता रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन तुम लोग खोजने जाओगे आरडीआरएस में इतने आसानी से नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, यहां पर जो मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए मैंने बोला ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मेक श्योर करो कि आगे आने वाले 2-2.5 महीने अच्छे से कर लो। रिपीट होते 110% रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। 4-5 मार्क्स तक का, 5 मार्क्स तक का मान लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है। चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना सबको? हाँ, सॉल्व करके बताओ। और जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो पूछना मुझसे, आप लोगों को पूछना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है कि जो पॉइंट Q है वो P और R से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? Q का P से डिस्टेंस मतलब PQ, और Q का R से डिस्टेंस मतलब कि RQ। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? इक्वल। तो क्या ये वाला लाइन समझ में आया सभी को? एक बार चेक करो। देवेश, समझ में आया मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा? अभिनव, क्लियर है? Q इक्वी डिस्टेंट इन दोनों पॉइंट से, तो Q का दोनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो ये मैंने लिख दिया। अब PQ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से। तो PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? अगर आप उल्टा लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 0 -5 और ये माइनस ये तो भी वही आएगा, ठीक है। वैसे ही RQ में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? अब ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर। राइट साइड में रूट ओवर ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब दोनों तरफ रूट है तो दोनों से रूट हटा दो, या ये समझ लो दोनों तरफ मैंने क्या कर दी? स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग कर दी तो यहां पर 5 का स्क्वायर, अच्छा वैल्यू भी लिखते जाता ना, ये आ जाएगा 25, इधर पे आ जाएगा 6 प्लस 16, 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्या यहां तक आया सबका? एक बार चेक करो, सबको क्लियर? फिर ये 25 इधर जाएगा तो ये 25 और -25 कट जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर? अब कितने बच्चों का आंसर आ गया? हाँ, कितना? हाँ, और किसी का? एक्स इज इक्वल टू 4। यहां पर तुम लोग अपना आधा मार्क्स गंवा दोगे। कैसे?
अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ 1.5 मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर इनकम्प्लीट है। x की वैल्यू सिर्फ 4 नहीं आएगी, +4 और -4 दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि x जो है कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो यहां मार्क्स कटेंगे अगर तुम लोगों ने ये मिस्टेक की तो x की दो वैल्यू आएगी, एक +4 और दूसरी -4। क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना, इक्वी डिस्टेंट वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो मतलब तो वही हुआ ना, हटा दिए, रूट हट गया तो स्क्वायर भी होगा, बचेगा ही नहीं, तो प्लस। जस्ट अ सेकेंड, तो ये बोलना चाह रहा है कि यहां पर मैंने ये और ये हटा दिया, ऐसा हटा दिया, उसको सीधे लिख दिया x+5। क्या ये बोलना चाह रहा है? ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। क्यों गलत है? ये सही तब होता जब रूट के अंदर क्या आता, x+5 का होल स्क्वायर आता, तब ये रूट और सकते हैं। समझ में आया? ऐसे नहीं काट सकते। क्लियर हो गया रुद्राक्ष? ओके, हाँ पूछो। 25 + 16 41 और उधर पे, हाँ तो ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्व करने पे x की दो ही वैल्यू आएंगी। हाँ सही चलेगा, सही है, ठीक है चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर कितने बच्चे कर सकते? लेट्स सी कितना। हाँ, कॉमन सेंस ही लगाना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्लास 9 के लेवल का है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है -1,7, अब ये देखो, इधर इधर सामने सामने ध्यान दो, ये पॉइंट है -1,7, ये पॉइंट कहां पर आएगा पहले ये बताओ। ये आ गया -1 और ये क्या आ गया 7, यहां पर आएगा -1,7। इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 7। अब ये सब जानने की भी जरूरत नहीं है, अगर क्लास 9 की बस इतनी सी चीज जानते हो कि किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था, वही कंडीशन अप्लाई करके हम निकाल लोगे। समझ गए ना? तो 10th में कई क्वेश्चन 9th के कंसेप्ट से रिलेटेड वाले आते हैं, जो आपको मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले में बताते जाऊंगा। ओके, तो दैट्स इट, मैं यहां पर एंड कर रहा हूं आज की क्लास। अगली 2 क्लासेस में हम यही चीज करने वाले। होमवर्क ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी का डिस्टेंस फॉर्मूला वाला सारा क्वेश्चन और एग्जाम्पल आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, भले आपने पहले बनाया है, नहीं बनाया है अलग बात है, लेकिन उसको करके आना। और अगली क्लास से सारे बच्चे बुक लेके आएंगे, एडिशनल बुक। ठीक है, और बता रहा हूं पूरी क्लास अटेंड करो एकदम अच्छे तरीके से, मैं इंश्योर कर रहा हूं बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर इसको किया तो। अभी वाला, हाँ 80+ ला सकते हो आउट ऑफ 100, अगर पूरी क्लास ठीक से अटेंड किया तो।